रही हूँ वाराणसी से हमारे बहुत ही उत्साही युवा सदस्य जयदेव को, जो कि इस समय वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं, नाटकों से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो जयदेव अपनी बात हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। जयदेव। नमस्कार सभी गुरुजन, मेरा प्रणाम। मुझे लगता है पूरे इस ग्रुप में मैं सबसे छोटा हूं और इसीलिए मैंने अपना विषय भी जो चुना है वो है सत्यजीत राय साहब का अपूर्व लघु संसार। लघु संसार मतलब उन्होंने शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं। तो उससे पहले बता दूं कि उन्होंने जब पौथिर पांचाली बनाई उसके बाद उन्होंने अपराजितो बनाया और उसके लिए वो बनारस आए थे और बनारस में शूट हुआ। फिर दोबारा उनको आना हुआ जॉय बाबा फेलूनाथ में, और जब वो उसकी शूटिंग कर रहे थे और मेरा जन्मदिन हुआ, मतलब मेरा जन्म हुआ और कल ही मेरा जन्मदिन है। तो इस पूर्व संध्या में आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए मैं उनकी लघु संसार पे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि इस पे बहुत कम बात होता है। और घोषित तौर पे उन्होंने 3 फिल्में बनाई। मेरी आवाज़ शायद आपको जा रही होगी। ठीक। तो घोषित तौर पे उनकी 3 फिल्मों की ही बात होती है जो लघु है। पहला 2 है जो 1964 में आती है, फिर पीकू है, उसके बाद सदगति की बात आती है। हालाँकि सदगति बहुत लोग ये कहते हैं कि वो तो टीवी के लिए बना था, वो टेलीफ़िल्म था, लेकिन वो दीर्घ मतलब समय लंबाई के कारण। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि अगर हम गौर करें तो उन्होंने जो पोस्टमास्टर, मोनिहार, समाप्ति, क्योंकि पोस्टमास्टर 35 मिनट की है, मोनिहार 53 मिनट की है और समाप्ति 1 घंटा 8 मिनट के लगभग है। तो इसका मतलब ये 3 फिल्में भी शॉर्ट फिल्में ही थी, जिनको उन्होंने 3 एक साथ करके प्रदर्शित की, क्योंकि उस समय प्रदर्शन करने के लिए भी एक स्लॉट लेना होता था, हॉल लेना होता था और फिर सर्टिफिकेशन की बात थी। इस तरीके का यूट्यूब नहीं था, इस तरह का कोई प्लेटफ़ॉर्म ओटीटी नहीं था, जहाँ पे शॉर्ट फिल्में वो जल्द से जल्द दिखा पाते हैं। और 2 फिल्में हैं जिसमें कापुरुष और महापुरुष। ये भी कापुरुष 1 घंटा लगभग 10 मिनट और महापुरुष जो 1965 में आती है 1 घंटा 6 मिनट के लगभग की है। तो ये भी 2 शॉर्ट फिल्मों के ही लिस्ट में आनी चाहिए, क्योंकि 1 घंटे के आसपास की ये फिल्में हैं। तो कुल 8 फिल्में हमारे सामने आती हैं। धन्यवाद। रेणु मैम नमस्कार। तो ये 8 फिल्में हैं जो मेरी नज़र में लघु हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे। सतीश सर को सुनते हुए बहुत अच्छा लगा कि सतीश सर ने एक बात कही कि हम लोगों ने जितनी बातें फिल्मों की है, साहित्यिक दृष्टि से की है, फिल्म बनाना जो बन रहा होता है उसकी भी अपनी एक दृष्टि होती है, उस दृष्टि से बहुत कम बातें हो पाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि चूंकि मैं फिल्म का स्टूडेंट हूं तो हम लोग उस दृष्टि से भी देखें कि रे साहब क्या कर रहे हैं, और या कोई फिल्म मेकर जब कहानी को लेता है तो उसके संग क्या करता है, कैसे सोचता है। तो ये दौर उस समय था, आप अगर गौर करें तो 1960 से लेकर 65 तक के समय में ये सबसे ज्यादा मुखर होकर रविन्द्रनाथ के, मतलब बात तो वो सारा जीवन रविन्द्रनाथ की करते हैं, लेकिन फिल्मों के तौर पे हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्यादा फिल्में वो बना रहे हैं। जैसे 3 फिल्में तो ऐसे ही हो गई जो वो, और उसके बाद चारुलता भी है जो कि रविन्द्रनाथ की कहानी पर है। तो 2 में भी हमें रविन्द्रनाथ ही दिखते हैं। और 2 की बात ये हुई थी कि इसे एसो वर्ल्ड थिएटर ने प्रायोजित किया था। उसने भारत के 3 लोगों को पैसे दिए थे फिल्म बनाने के लिए, जिसमें रविशंकर भी एक है और सत्यजीत रे साहब को भी कहा गया था। रे साहब के दिमाग में ये चल रहा था कि उस समय वियतनाम में जिस तरह के युद्ध के माहौल थे, उस युद्ध के बारे में भी फिल्म की बात वो सोच रहे थे कि उन्हें बनानी चाहिए। और उनके दिमाग में ये भी था कि वो जहाँ से इंस्पायर्ड हो रहे थे साइलेंस दौर को, उन्हें कंट्रीब्यूट करना था, उन्हें भी कुछ देना था। और उनको सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता था ब्लैक एंड वाइट, उन्होंने ब्लैक एंड वाइट पे बहुत काम करना चाहा, क्योंकि उनको बहुत सारी बातें वो ब्लैक एंड वाइट में कहे जाते थे, कहने में उन्हें अच्छा लगता था। और एक बात जो उनको चाहिए थी कि इस प्लॉट के लिए या किसी कहानी को चुनने के लिए हम किसके पास जाए, जबकि हमारे पास पैसे आए हैं, इसो से हम
फिल्म बना सकते हैं। फिर वो जाते हैं, फिर वो वापस जाते हैं रविन्द्रनाथ के पास। रविन्द्रनाथ की एक छोटी सी कविता है। रविन्द्रनाथ की एक पुस्तक आती है 1894 में, और टू फिल्म बनती है 1964 में। तो ये एक को इंसिडेंस है। 1894 में जो किताब आती है उसका नाम है सोनार तोरी। इसमें कविताएं हैं, इसमें वो कविताएं हैं जो अ, वो बचपन की स्मृतियों में खोकर लिखते रहे हैं। और बचपन में भी वो अपनी जीवन स्मृति में कहते हैं रविन्द्रनाथ की, हम लोग को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। हम लोग जो देख पाते थे वो खिड़कियों से देखते थे, किसी ओर से देखते थे, किसी आड़ से देखते थे जीवन को, जो चारुलता में दिखता है, जो अभी संध्या मैम बता रही थी कि बायनाकुलर से देखना जिंदगी को नंगी आंखों से नहीं, किसी के आड़ से, किसी की ओर से देखना होता था। तो ये बात करते हुए उन्होंने डाकघर को भी हम इस संज्ञान में ले सकते हैं कि डाकघर में वो अपने बचपन को देखते हैं रविन्द्रनाथ। और उसी एक कविता है वहां पे दुई पाखी। इसमें दो पंछियों की बात हो रही है। एक पंछी जो पिंजड़े में रहता है, वो पिंजड़ा सोने का है, वो उसी में अपना सुख वैभव सब कुछ पाता है। और दूसरा पंछी अपना स्वतंत्रता लेकर वो वन में रहता है। इसी कविता के दो पात्रों को अगर हम देखें चिड़ियों में, तो वही पात्र हमें बच्चों के रूप में, जो कि पवित्र हैं, निश्चल हैं, उनको जिस तरह का परिवेश दिया जा रहा है वो उसी में ढल रहे हैं, उसी में विश्वास कर रहे हैं, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें टू फिल्म में दिखती है। टू फिल्म के बारे में ओम थानवी सर ने हंस के 2013 में बहुत अच्छे से लिखा है। वहां पे दो तीन बातें मुझे जोड़नी थी, इसलिए इसको मैं इसी में बात कर रहा हूँ। और लघु फिल्मों के दौर में मैं टू को ही ज्यादा महत्व दे रहा हूँ, और उसी में हम लोग बात कर रहे हैं। तो रविन्द्रनाथ उनका आइडिया था, जो उन्होंने, इस बात का जिक्र बहुत कम होता है कि रविन्द्रनाथ का तो आइडिया है ही उनके जीवन में, उनके सब कुछ में, लेकिन किस तरीके से हम पाते हैं कि उनका जिस तरीके से वो रूपांतरण करते हैं उनके कहानियों का, उसी तरह से उन्होंने एक कविता को चुना था, उस कविता के मेटाफर को चुना था, और उसको उन्होंने इस फिल्म के जरिए दिखाना चाहा। और इन्होंने इसमें साइलेंस का प्रयोग किया। इसमें कोई भी डायलॉग नहीं है। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि म्यूजिक नहीं है, ध्वनि नहीं है, इफेक्ट तो हैं, लेकिन हाँ, दो के बीच डायलॉग नहीं है। डायलॉग उनके एक्टिविटी से आते हैं, जो हमें बहुत गहराई में समझ में आते हैं। लघु फिल्म की बात इसलिए भी करनी है कि इस समय का जो दौर है, लघु फिल्म बनाने की ओर बहुत से लोग अग्रसित हो रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी बना रहे हैं। लेकिन जैसा कि होता है कि बहुत फिल्में बनती हैं, बहुत फिल्में नहीं बन पाती हैं उस तरीके से, लेकिन सोच का दायरा किस तरह का होना चाहिए, हमें वो भी सत्यजीत रे सिखा जाते हैं कि आप किस तरीके से सोच सकते हैं, एक छोटे से विषय से आप कितनी बड़ी बात कह सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये युद्ध की पूरी विभीषिका यहाँ तक लाते हैं। तो हम अगर युद्ध के विषय में जो फिल्में बन रही थी उस पर अगर गौर करें, तो दो तरीके की फिल्मों को देखते हैं। एक ये कि जो सीधे तौर पे युद्ध को दिखा रहे थे, दूसरा उसका रिपरकेशन कर रहे थे। लेकिन रे साहब ने बीच का रास्ता इख्तियार किया, ना युद्ध दिखाया, ना कुछ दिखाया। अपनी बात को उन्होंने दो बच्चों के माध्यम से कहना चाहा, दो श्रेणियों के माध्यम से कहना चाहा। ये फिल्म के लिए या किसी भी नाटक के लिए या किसी भी साहित्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है दो ऐसे तत्वों को ढूंढ कर लाना, दो ऐसे तत्वों को ढूंढ लाना जो दोनों में विरोधाभास लाए। जो अभी सतीश सर भी बोल रहे थे कि कांचनजंगा में भी जिस तरह का विरोधाभास दिखता है, यहाँ पर भी दिख रहा है। वहां पे दो बच्चों के माध्यम से दिख रहा है। एक बच्चा जो एक मकान में रहता है, ऐसे मकान में जहाँ पे बहुत कुछ है, सब कुछ है, उसके लिए हजार खिलौने, उसका अभी भी जन्मदिन भी गुजरा है, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं है, उसके संग बात करने के लिए कोई नहीं है। और वहीं पर वो किसी और बाहरी लड़के को देख रहा है जो कि अकेला है, वन में है, बहुत अच्छा, वो भी अकेला है, लेकिन वो भी बहुत खुश है, उसमें बहुत ज्यादा हताशा नहीं है। इसमें इतना कुछ होने के बावजूद भी उसके तीसरे शॉट में दिखता है हमें कि वो कमरे में आता है और फुटबॉल रखा हुआ है, फुटबॉल में एक लात मारता है। उससे उसकी हताशा जाहिर हो जाती है कि कितना अकेला है। फिर वो आके सोफे में लेटता है, सोफे में भी वो माचिस जलाता है, बुझाता है, ये काम वो समय बिता रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उसी समय बाहर से जो बच्चे की आवाज आती है, बांसुरी की आवाज आती है, यहाँ से ध्वनियों का बहुत अच्छा मिश्रण उन्हें दिखता है, प्रकृति का, हमें सत्यजीत रे साहब से। तो इन बातों को हम वहाँ पर देख पाते हैं। फिल्म की बात अगर गौर करें तो हम लोग वहाँ पे जो इफेक्ट दिखा रहे हैं,
जो इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग सिद्धांत कहते हैं, फिल्म के सिद्धांत, जिसमें सर्जी आइजनस्टाइन की बात हम लोग करते हैं, उनके मोन्ताज की बात करते हैं, वैसे ही हम लोग कुलेसिव की बात करते हैं। कुलेसिव ने जिस बात को रखा था क्रिएटिव जियोग्राफी, मतलब उनका कहना था कि निर्देशक जो दिखाएगा उसी को दर्शक मानेंगे, उसी जगह को मानेंगे जो वो दिखा रहे हैं, जिसको आजकल हम लोग बहुत छिछले शब्दों में चीट शॉट कह देते हैं, लेकिन वो है नहीं उस तरीके का। तो इस पे वो माहिर थे, सत्यजीत रे साहब माहिर थे। हम लोग अगर जलसा घर की बात करें तो वो जो बृहद महल हम लोग देखते हैं, वो जो बाहर से एक शॉट दिखता है, उसके अंदर के जितने भी शॉट हैं वो इंद्रपुरी स्टूडियो में है। लेकिन बहुत लोगों ने उस फिल्म को देखा, जब भी वो उस मकान तक गया, मकान में जाके उनसे पूछा, मकान मालिक से या उस केयर टेकर से, वो कमरा दिखाइए जिस कमरे का उन्होंने सतीश रे साहब ने शॉट लिया था। उन्होंने कहा ऐसा कोई कमरा ही नहीं है। लेकिन वो देखने वाली बात है कि एकदम कहीं पर भी जर्क नहीं आता है, उतने माहिर है इतना अपने काम में, जलसा घर से ही अपने माहिर है कि वो किस तरीके से एक मतलब वास्तविक स्थान को और एक क्रिएट किए स्थान को, दोनों में किस तरीके से सामंजस्य कर देते हैं। उनका जो कला पक्ष है इतना मतलब शक्तिशाली है, वो इस फिल्म में भी हमें दिखती है, टू फिल्म में भी दिखती है। क्योंकि जो बच्चा जिस मकान में रहते हुए अंदर दिखाया जाता है, बाहर से वो कमरा मकान नहीं दिखाया जाता, बाहर से कहीं और शॉट लिया गया है। तो वो शॉट लेने में जो क्रिएटिव जियोग्राफी का कमाल दिखाया गया है, वो हमें लेव कुलेसिव से मिलता है। और अगर हम लोग फिल्म की और बात करें तो और एक बात आती है मेजॉन सीन, मतलब एक फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है। इस समय जैसे मुझे एक फ्रेम में 8 मेरे बड़े बड़े गुरुजन दिख रहे हैं, तो उसी तरीके से जब हम किसी फ्रेम में देखते हैं, और मैं अपने चित्र को जब देख रहा हूँ तो पीछे कुछ किताबें दिख रही हैं, एक सेल्फ दिख रहा है, एक खिड़की दिख रही है, तो मेजॉन है सीन। लेकिन उसमें मैं भी हूँ, तो मतलब एक्टर भी है, एक्टर ने क्या पहना है, कैसे मेकअप लिए हैं, कैसे बैकग्राउंड उसका है, इसके संग जो रे साहब बहुत अच्छा कमाल का करते हैं, वो मेजॉन सीन में एड ऑन करते हैं साउंड का। उस साउंड का आप इफेक्ट अगर हम पौथेर पांचाली में देखें, जिसका वो थीम है, थीम साउंड है, उसको अगर आप रिकॉल करें, तो अपराजितो भी जब हो रहा है, मतलब काशी से फिर अपने गांव जा रहा है, तो वो फिर उसी ट्रैक को बजा रहे हैं, और उसी ट्रैक से लोगों को ये बता दे रहे हैं कि ये फिर उसी माहौल में आ रहा है, उसी बात को करने के लिए आ रहा है। ये बहुत मजेदार बात है। इसी तरीके से यहाँ पर भी साउंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल उसी के साथ, मतलब मेजॉन सीन के साथ किया गया है कि किस तरीके से साउंड काम कर रहा है, क्योंकि वो साउंड आइकॉनिक बन जाता है। किसी कहानी को कैसे लिखते हैं और किस तरीके से सोचते हैं, इस बात को हम लोग अगर देखना चाहें तो सत्यजीत रे चारुलता में एक सीन करते हैं, जहाँ पे चारू अब दृढ़ प्रतिज्ञ है कि उसको कहानी लिखनी है, उसको दिखा देना है अपने देवर को कि मैं भी लिख सकती हूँ। और लिखने जब जाती है वो लिख नहीं पाती है, सिर्फ लिखती है कोकिले डाक, मतलब कोकिल की कूक, लेकिन वो काट देती है, काट कर वहां पे लिखती है बैथा, मतलब कोकिल की बैथा या दर्द। लेकिन वो जो होता, अगर वो लिखती, उसको समझ में आ गया अगर मैं इसको लिखती हूँ तो ये तात्कालिक प्रभाव छोड़ जाएगा, वो नहीं लिखती है, फिर वो सोचने लगती है। और सोचने जब लगती है तो फिर वो अपने झूले में बैठती है, हाथों में बाइनोकुलर है, वो सोच रही है, और वो सोच रही है अपने गांव को। वहां पे 1.5 मिनट का एक सीन आता है, जो कि जिसे हम लोग मोन्ताज कहते हैं। उस छोटे से टुकड़ों टुकड़ों को जोड़कर वो पूरी बात को बताना चाहते हैं सत्यजीत रे, जो बहुत खूबसूरत से तरीके से बताया गया है। मोन्ताज का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है। तो वो मोन्ताज यहाँ पर भी दिखता है, हाँ, टू फिल्म में भी, जब खटाखट खटाखट कई तरीके के अस्त्रों से जो छोटा बच्चा है वो अपने खिलौनों को दिखाता है, तो लेकिन सारी वो बंदूक, मतलब बंदूक के रेंज को ही दिखाता है, मतलब युद्ध के ही विषय को दिखाता है। कोई ऐसे खिलौने वो नहीं उस समय दिखा रहा है जब मुमताज चल रहा है, तो वो सारे युद्ध के रिलेटेड है। और उसने सिर्फ एक गलती की थी, जो दूसरा लड़का है उसने सिर्फ तीर धनुष दिखाया था, अपना एक छोटा सा चीज जो किसी काम का नहीं है, लेकिन एक बड़ा संसार दिखा देता है कि तुम अगर एक चीज दिखाओगे तो हम तुम्हें कितने तरीके से छलनी कर सकते हैं, कितने तरीके से मार सकते हैं, कितने तरीके से तुम्हारा दमन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, और रे साहब बहुत अच्छा काम करते हैं कि
वो कंट्रास्ट का इस्तेमाल हर फिल्म में करते हैं बहुत अच्छे से। इसमें भी श्रेणी भेद दिखा देते हैं, धीरे मतलब एक बड़ा संसार, एक गरीब का संसार बहुत अच्छे से वो दिखा देते हैं। इसमें शॉटों का इस्तेमाल, जो 95 शॉटों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन शॉट में बहुत ज़्यादा दूसरी फिल्मों से अगर तुलना करें तो एक ही तरीके के शॉट मिलते हैं। आप जिस तरीके के शॉट देखेंगे शुरुआत में 2 के, उसी तरह के पीकू में भी दिखेगा उसी तरह का शॉट, उसी तरीके का आपको पूर्ण संसार में भी पहले के शॉट्स मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा एक तरीका है, लेकिन ये भी समझ में आता है कि कहानी बयां करने के लिए जिस तरीके के मतलब स्ट्रोक्स लगाने होते हैं, वो एक्यूरेट स्ट्रोक लगाते हैं और एक्यूरेट फ्रेम को भी बनाते हैं। तो सबसे मज़ेदार बात है कि एक कॉपी में किसी बात को लिखना और उसे कैमरे से दर्ज करना, तो कैमरे की भाषा को जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ पर। जैसे अभी चारुलता की बात हो रही थी कि वहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो रवींद्रनाथ तो उस फेज को बताने के लिए कि वो कितनी एकाकी है, कितनी अकेली पड़ गई है, उसको बताने के लिए पन्ने दर पन्ने वो खत्म करते हैं, लेकिन रे साहब उसको 9 मिनट में खत्म कर देते हैं। क्योंकि फ़िल्म का अपना एक दीर्घतम है समय, जिसको हमें 2 घंटे के आसपास ख़त्म करना ही पड़ेगा, हम बहुत लंबा नहीं ले जा सकते। तो वो कमाल तभी हो पाएगा जब आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो। तो रे साहब इसीलिए महान हो जाते हैं, और रे साहब हमारे बीच में 2 धुरियाँ आ जाती हैं, मतलब वो ऐसे समय में आते हैं कि 1895 में सिर्फ़ फ़िल्म आया है, अभी हम लोग 2000 में, मतलब एकदम बीच में आते हैं, जो दोनों कड़ियों को जोड़ने का काम करते हैं। एक महान मतलब इस तरीके के आदमी जो हमें सिखा जाते हैं कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से जाना है। हमें अगर वो ये भी कहते हैं कि हम, जैसे शुरू में हुआ था, फाल्के सर भी कर रहे थे या और भी लोग कर रहे थे कि नाटक को शूट कर लेते या नाटक के विषय को ले रहे थे। तो रे साहब बार-बार उसका विरोध कर रहे हैं कि नाटक फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म के लिए फ़िल्म की तरह ही आपको सोचना पड़ेगा। उसको आप हेल्प ले सकते हैं तो बहुत ज़्यादा आप हेल्प ले सकते हैं कविताओं की, कहानियों की या किसी उपन्यास की, लेकिन अगर आप नाटक को भी करते हैं, उन्होंने गणशत्रु का भी किया, वो दिखा देना चाहते हैं कि अगर आप नाटक को भी करते हैं, तो जब भाषा आपको फ़िल्म की देनी पड़ेगी, और भाषा फ़िल्म की ये है कि नाटक संवाद प्रधान होता है, फ़िल्म नहीं होती। फ़िल्म दृश्य प्रधान होता है, तो दृश्य में आपको काम उतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि आप उसपे बात को समझा सकें, बहुत दूर तक ले जा सकें। जी, इस एक नज़रिए से हमने लघु फ़िल्म को उनको देखना चाहा, जो कि 2 फ़िल्म है, बहुत छोटी फ़िल्म है, बहुत दिनों तक ये नहीं उपलब्ध थी, अब उपलब्ध है, और वो भी हमें दूसरे ही सोर्स से उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि हमारे भारत में फ़िल्मों की ये स्थिति है कि हम लोग प्रिज़र्व नहीं कर पाते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं। हमारे बीच में हम फाल्के सर को तो पढ़ते हैं, लेकिन फाल्के सर की बहुत सारी फ़िल्मों को हम प्रिज़र्व नहीं कर सके, उनकी बाद की फ़िल्मों को भी नहीं कर सके। अभी हम अगर तरुण मजूमदार की फ़िल्मों को देखना चाहें, तो उसमें भी हमें बहुत कठिनाई से मिल पा रहा है, या हम लोग मतलब हीरा लाल सेन सर की बात करें, अगर धीरेन गांगुली जी की बात करें, इनकी बात करें तो हमें नहीं मिलता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिज़र्व नहीं कर पाए हैं, लेकिन रे साहब चूँकि विश्व में एक ख्याति संपन्न हो गए, तो वो विश्व के बाहर के लोगों ने उन पर नज़र रखा और उनकी फ़िल्मों को उन्होंने प्रिज़र्व किया, तो हम लोग आज देख पा रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ा और संवेदनशील होना चाहिए फ़िल्मों के प्रति और फ़िल्मों को समझने के प्रति। मैं बहुत लघु हूँ, बहुत छोटा हूँ, जितनी मेरी समझ थी उस समझ से मैंने अपनी बात रखी, और मेरा दृष्टिकोण ये था कि हम लोग फ़िल्म के नज़रिए से, एक फ़िल्मकार किस तरीके से बनाता है, और वो क्या सोचता है और कैसी चीज़ों का वो निर्धारण करता है। जैसे 2 फ़िल्म भले ही हमें लगती है 12 मिनट की है, तो हम अगर गौर करते हैं तो उसमें 95 शॉट गुज़र जाते हैं आँखों के सामने से। मतलब कितना मेहनत करना पड़ता है एक विषय को बनाने के लिए। वही 2 घंटे की फ़िल्म अगर बनानी हो, तो कितनी शॉट का निर्धारण करना पड़ता है। जैसे हमें सर्गेई आइज़नस्टाइन का बैटलशिप पोटमकिन की हम लोग बात करें, तो उसका जो ओडिशा सीडी की जो मुमताज़ है, वो 11 मिनट में कितने शॉट हैं, वो सब कोई जानता है उसको, कि कितने दिनों में उसको शूट किया गया था और किस तरीके से वो किया गया था। तो बहुत मेहनत हो रहा है, बहुत मेहनत करते हैं। तो लेकिन वो नज़रिया भी हमें देखना पड़ेगा कि एक फ़िल्मकार किस तरीके से फ़िल्म को सोच रहा है और उसको किस तरीके से सोचता है। जी। इसी बात से मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमें आशीर्वाद बनाए रखिए और अपने ज्ञान से हमें समृद्धि देते रहें। जी, प्रणाम। जयदेव अपने आप को कह रहे हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, सबसे छोटे हैं,
उम्र में शायद बहुत छोटे हैं, लेकिन फिल्मों की जानकारी तो आपकी पर्याप्त है। और आपने जो फिल्म की भाषा पर बात की है, तो यहाँ पे मैं बता दूं, जब मैं सत्यजीत राय का अपूर्व संसार पुस्तक संपादन करने जा रही थी, तो जिन लोगों को लिखने के लिए मैंने कहा, जिनसे मैंने आग्रह किया कि वो पुस्तक में अपने आलेख दे, उसमें से अधिकांश लोगों ने कहा कि हम तो फिल्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। और ऐसा हुआ कि उन लोगों ने कई बार फिल्में देखी और कुछ कुछ बातें इधर उधर से जोड़ी, और हम लोगों ने खूब चर्चा की और बहुत अच्छे आलेख हमारे पास आए हैं। लेकिन फिल्म का छात्र होने के चलते आपके पास जो ज्ञान है, शायद बहुत सारे जिन्होंने साझा किया है पुस्तक में, उनके पास इतना गहन ज्ञान नहीं था। फिर भी आपने जो बातें कही वो बहुत ही मानीखेज है। और मैं यहीं पर बताते चलूं कि रश्मि चौबे, शायद वो यहाँ जुड़ी हुई है हमारे पास, रहती तो आजकल वो विदेश में है, तो उन्होंने जलसा घर पर लिखा है। आपने जलसा घर की बात की है, जलसा घर पर उन्होंने लिखा है। और आपने संगीत की बात की है, ये बात सही है। फिल्मों पर जब भी बात होती है तो अक्सर कहानी पर अटक कर रह जाते हैं, बहुत लोग अभिनय की बात करते हैं, लेकिन संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक या म्यूजिक की बात बहुत कम होती है। उसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, और इस पुस्तक में संगीत के विशेषज्ञ ने पुनः से उसमें एक आलेख भेजा है, जो कि बहुत ही मानीखेज है। संगीत फिल्मों में, सत्यजीत राय की फिल्मों में संगीत को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। वो रेडियो आर्टिस्ट है, और वो दूसरे खंड में वो आलेख आने वाला है। आपने जो मोमताज की बात कही और जो उदाहरण दिए हैं, वो बहुत ही मानीखेज उदाहरण थे, और उससे फिल्म देखने का नजरिया जरूर विस्तृत होता है। हम में से बहुत लोग फिल्म के छात्र नहीं है, तो उन्हें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पर इंद्रजीत जी बैठे हुए हैं, उन्हें फिल्मों का गहन अध्ययन है। आपने फिल्मों को बचाने की, फिल्मों को सुरक्षित रखने की बात की है, वो बहुत जरूरी काम है। हमारे यहाँ उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। हम तो फिल्मों की बात क्या करें, हम तो अपनी जो स्मारक है, जो हमारा इतिहास है, उसको भी सहेज नहीं पाते हैं। सत्यजीत राय की फिल्मों को सहेजने का जो काम हुआ है, उस पर मनमोहन चड्ढा जी ने बहुत विस्तार से पुस्तक में लिखा है। तो कई बातें जो यहाँ पर हो रही हैं आज, वो जो उसके कुछ अंश हम देखेंगे कि जो किताब आ रही है, जो जिसका प्रथम खंड आ चुका है, दूसरा खंड जल्दी ही आने वाला है, सत्यजीत राय का अपूर्व संसार, उसमें हम इन बातों को पाएंगे। और इंद्रजीत जी तो पूरे किताब ही लिख रहे हैं सत्यजीत राय पर, तो उनकी तो कहने ही क्या है। और टू फिल्म पर, इस पुस्तक में टू फिल्म पर अनघा ने लिखा है, लेकिन अनघा का फिल्म, उसने हालांकि फिल्म स्टडी की है, लेकिन जितने विस्तार से आपने फिल्म पर, इस शॉर्ट फिल्म पर बात की है, उतने विस्तार से उस आलेख में बात नहीं आई है। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। आपने कहा ये फिल्म छोटी है लेकिन बड़ी बातें करती है। वास्तव में सत्यजीत राय भी इसीलिए बड़े हो जाते हैं कि वो छोटी सी बात को उठाते हैं और उसमें बड़ी बात को फिल्म के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जयदेव, आपने बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात रखी। एक ही फिल्म पर बात करते हुए आपने कई फिल्मों का जिक्र किया, कई बातें बताई। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।